तो हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। तो चलिए, कई सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा ठाकुर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट चंडीगढ़ से रहने वाली है? राजनीतिक गलियारों की क्या तमाम बड़ी हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त मान सरकार सवालों के कटघरे में है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक सप्ताह के भीतर ही दो बड़ी हत्याएं यहां पर की गई और कहीं ना कहीं अब इसका जो लिंक है वो आईएसआई से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़ा सामने आ रहा है। और हमने देखा कि बीते कल जिस तरीके से पटियाला में तड़के सुबह 3 बजे जो दिल्ली की स्पेशल सेल है उनकी तरफ से गिरफ्तारी भी की गई, जो फरीदकोट में 2 दिन पहले डेरा प्रेमी की हत्या की गई थी, जिस पर आरोप थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 2015 में बेअदबी करने के। उसको मौत के घाट उतारा था। 6 उस पे गैंगस्टर थे, जिसमें से 4 हरियाणा के थे और 2 पंजाब के, जिसमें से 3 को पकड़ा जा चुका है, जो तीनों ही हरियाणा से है। और दिल्ली स्पेशल सेल ने यहाँ पर पकड़ा है, ना कि पंजाब पुलिस ने, जिसको लेकर अब कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्ष की तरफ से यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि अगर 7 महीने के भीतर ही इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती है तो आने वाले 4 सालों में किस तरीके की स्थिति होगी, ये देख लीजिए। क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें तो बॉर्डर एरिया है और आतंकवाद के दौर से गुजरा है पंजाब, और यही वजह है कि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। और इसके अलावा 2 हत्याएं बीते सप्ताह में हुई है और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े भी ही एक महिला से स्नैचिंग की गई है। तो अभी तक जिन युवकों ने ये स्नैचिंग की है उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मामला महज दर्ज किया गया है। तरन तारण की ये घटना है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो एक बार फिर से गुजरात दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज गुजरात में वो 2 रोड शो करने वाले हैं और 5 दिन तक वो गुजरात में मौजूद रहेंगे। और गुजरात अगर की हम बात करें, गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं और नतीजे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ ही आने हैं। तो ऐसे में विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है कि एक तरफ तो कानून व्यवस्था चरमरा गई है, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में प्रचार में जुटे हुए हैं, बल्कि अपने राज्य की अनदेखी वो कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से पराली को लेकर यहाँ पर सरकारें आमने सामने हो चुकी है। केंद्र सरकार पर ठीकरा कहीं ना कहीं जो पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है वो फोड़ती हुई नजर आती है कि सहयोग नहीं मिल रहा है केंद्र से। यही वजह है कि प्रदूषण से निपटने के लिए कोई पुख्ता इंतजामात नहीं किए गए हैं। वहीं जब हमने देखा कि हरियाणा की तरफ से जो सैटेलाइट तस्वीर है जो ली गई थी उसे साझा किया गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली यहाँ पर जलाई जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो उनकी तरफ से एक बयान बीती रात जारी किया गया है, जिसमें ये दावा पेश किया गया है पंजाब की सरकार की तरफ से कि जो पराली जलाने के आंकड़ों में कमी है वो 30% दर्ज हुई है। लेकिन परिस्थितियां कुछ और कहती हैं। लगातार जो तस्वीरें वो सामने आ रही है, पंजाब में जगह जगह पराली जल रही है। तो ऐसे में देखना ये भी होगा कि सरकारें जो आपस में इस वक्त भिड़ रही हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो आम जनता है उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे में पुख्ता इंतजामात क्या कुछ किए जाते हैं। और इसके अलावा देखिए आयुषी, हमने देखा था कि क्योंकि हिमाचल के साथ सटा है, माफ कीजिएगा, पंजाब और चंडीगढ़ के साथ सटा है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जारी है। अभी तक 5% तक मतदान हो चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव प्रचार की कमान भी है वो कहीं ना कहीं पंजाब से नेताओं की तरफ से भी संभाली गई थी और हरियाणा से भी। तो यहाँ पर भी नजरें टिकी हैं सब कि अगर जो हिमाचल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आखिरकार सरकार किसकी बनती है। वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू है और अभी तक 5% ही वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा जो वोटिंग परसेंटेज वो दर्ज की गई है वो सिरमौर में दर्ज की गई है 6% के करीब। और वहीं लाहौल स्पीति की अगर बात करें, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर बर्फबारी लगातार जारी है, तो ऐसे में वहाँ पर महज अभी 1.5% ही वोटिंग हुई
रही है। माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी इजाफा करेगा और बहरहाल जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से इस वक्त मतदान दे दिया गया है और थोड़ी देर में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी अपने परिवार सहित मतदान केंद्र पहुंचेंगे और मतदान देंगे। और खास तौर से आज जो नजर टिकी रहेगी वो हिमाचल प्रदेश में भी टिकी रहेगी। जी चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र प्रताप सिंह का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट यूपी से रहने वाली है, विस्तार से बताएं दर्शकों को। सियासी गलियारों से क्या तमाम बड़ी जानकारी? जी, आपको बता दूं कि यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो जो मुख्यमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश के जो दौरे पर थे, आज उसका वोटिंग की शुरुआत है। इसका रिजल्ट आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि मुख्यमंत्री का जादू हिमाचल प्रदेश की जनता पर कितना पड़ा। तो वहीं अगर हम बात करें लखनऊ और यूपी की सबसे बड़ी खबर है, वो है यहाँ की जो डेंगू मलेरिया फैल रहा है उसको लेकर। आज शाम मॉर्निंग में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास में लगभग 11 बजे करीब एक बैठक बुलाई है। बैठक में डेंगू और मलेरिया इन दोनों के वर्तमान लक्षण के बारे में चर्चा होगी। तो वहां पे सभी जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे, स्वास्थ्य विभाग के सारे सीनियर ऑफिसर इसमें मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री ये जानना चाह रहे हैं कि डेंगू जिस तरीके से बढ़ रहा है और जो मलेरिया जिस तरीके से वर्तमान में बढ़ रहा है, तो वर्तमान आज की स्थिति डेंगू और मलेरिया दोनों में क्या स्थिति है, कौन कितना कंट्रोल में है, इसको जानने के लिए आज मुख्यमंत्री अपने 5 कालिदास मार्ग सरकारी आवास पर एक बैठक करेंगे और बैठक के बाद ये भी डिसाइड करेंगे कि जिस तरीके से हमने डेंगू को कंट्रोल किया था, क्या मलेरिया भी कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है। इसके बाद आज एक शाम के टाइम मुख्यमंत्री अपने आवास में एक बहुत बड़ी बैठक बुला रहे हैं, कोर कमेटी की बैठक, जिसमें ये नगर निकाय चुनाव को लेकर एक टाइम में बैठक होगी। बैठक में कई बड़े फैसले और कई बदलाव होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में अभी अपर्णा यादव ने भी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात भी की, जो काफी लगभग 15-20 मिनट दोनों के बीच में मुलाकातें हुई। मुलाकात का क्या कारण आखिर रहा है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव की अगर बात करें तो जो मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव की जगह अब उनकी बहू डिम्पल यादव ने जगह ली है, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है वहां पर देवरानी और जिठानी आमने सामने की टक्कर हो सकती है। इसको लेकर अभी फिलहाल कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जो अंदाजा है कि जो आज प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई थी इनकी अपर्णा की, तो हो सकता है कि जो कोर कमेटी की बैठक है, बैठक में बताया जा रहा है कि अपर्णा भी मौजूद होगी, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होंगे, खुद मुख्यमंत्री भी इससे मौजूद होंगे। उसमें ये डिसाइड हो सकता है कि अपर्णा यादव को डिम्पल यादव के सामने खड़ा किया जा सकता है या नहीं। लेकिन सूत्रों के माने तो खबरें तो यही आ रही है कि डिम्पल यादव के सामने अपर्णा यादव खड़े हो सकती है। तो वहीं अगर प्रदेश की स्वास्थ्य की बात करें तो विरोधी दल की जितनी पार्टियां हैं सभी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। लगातार मलेरिया बढ़ता चला जा रहा है, लोगों की अब जितनी संख्या में मलेरिया के बढ़ रहे हैं, मरीज मिल रहे हैं, अब तो लोगों की मौतें भी होना शुरू हो चुकी है। ये काफी चिंताजनक विषय है। इसको जी लेकर देवेंद्र, देखिए लगातार डेंगू का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में जांच पड़ताल कर रहे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, सभी रिपोर्टर्स बने रहिए, रुक करेंगे आप सभी का। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट झारखंड से रहने वाली है, सियासी गलियारों की क्या तमाम बड़ी जानकारी? देखिए, झारखंड में एक बार फिर जश्न का माहौल है। मैं बात बता दूं कि कल 1932 का खाद्यान्न जो है एक विशेष सत्र में पारित किया गया है। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 4 करोड़ जनता को सौगात दिया है, जिसे आज सम्मान समारोह पूरे झारखंड में निकाला जा रहा है। राजधानी की सड़कों पर तमाम लोग उमड़ेंगे और 1932 का खाद्यान्न जो कैबिनेट में पारित किया गया है उसका अंतिम मुहूर्त पर जश्न निकाला जा रहा है। रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। यह रैली मुख्यमंत्री के आवास से शुरू होकर मुख्य मार्ग फिराई लाल होते हुए अन्य मार्गों से गुजरेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को
17 नवंबर को ईडी कार्यालय में सशरीर उपस्थित होने की बात कही गई है। यह दूसरा नोटिस ईडी के द्वारा भेजी गई है। इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सशरीर उपस्थित 17 नवंबर को नहीं होती है तो उसके बाद फिर तीसरा नोटिस ईडी जारी करेगी। उसके बाद अपनी अगली कार्रवाई होगी। वही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का 14 नवंबर को स्वास्थ्य रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद 16 नवंबर को ईडी के कोर्ट में उन्हें पेश की जाएगी और अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उनके अंतिम जो जवाब है पेश किया जाएगा ईडी में मनी लॉन्ड्रिंग का। मैं बता दूं कि 1000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का मामले के आरोपी है पंकज मिश्रा, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि भी है। इसके अलावा झारखंड सरकार आपके द्वार आपकी योजना आपके द्वार आपका सरकार कार्यक्रम का आयोजन का दूसरा चरण का 8वां दिन आज बीत रहा है। मैं बता दूं कि लगभग 46 लाख आवेदन पड़े हैं और 29 लाख से अधिक आवेदनों पर निराकरण किया गया है, निष्पादन दिया गया है। इससे बड़ी हर्ष की बात है कि ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इसके लिए भी लोगों को बधाई दे रहे हैं कि कैंप में उमड़कर लोग अपनी समस्याओं का आवेदन सौंप रहे हैं। सरकार से सीधा जुड़ने का यह अवसर आम जनता को मिल रहा है और जिसका लाभ झारखंड के लोग आमतौर पर उठा रहे हैं। इसके अलावा मौसम की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर ठंड का प्रवेश हो गया है। नवंबर का महीना चल रहा है और काफी शीतलहरें चल रही है। खास करके शाम सुबह जो शीतलहरें हैं रांची में वो देखी जा रही हैं। ठंड से लोग कपकपाते भी नजर आ रहे हैं। सरकार इसके लिए कंबल की भी व्यवस्था कर रही है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण खबरें जो है 1932 की खतियान पर ही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि विपक्ष ने एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि उन्होंने कभी बहस का मौका नहीं दिया है, कभी भी विपक्ष का सवालों का जवाब नहीं दिया है। तो ऐसे में 1932 का खतियानों का लागू होना या विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में लागू होना कोई लाभ नहीं है झारखंडियों के लिए, क्योंकि जिस झारखंडी को 1975 में अगर भूमि दान किसी को दिया गया है तो उनके पास 1932 का खतियान नहीं है, तो उन्हें स्थानीय नीति का लाभ कैसे प्राप्त होगा, जबकि वो प्रॉपर झारखंड के मूलवासी और आदिवासी कहे जाते हैं। चलिए सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर का रुख कर लेते हैं। अनिल नेताब लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट रहने वाली है, विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ के जो 90 विधानसभा है उनमें हर एक विधानसभाओं पर जाकर बारी बारी से डिबेट मुलाकात करते हैं। क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। विधानसभा हमने देखा था कल जो है जांजगीर चांपा विधानसभा के जो 3 ग्राम है वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वहां पर लोगों की समस्याओं सुनी और शासन के किस तरह से जल कल्याण का योजना हम लोग किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है उस पर उन्होंने वहां पर जाकर लिया और लोगों की मांग कर वहां पर विभिन्न घोषणाएं भी वहां पर की गई। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है डोंगरगांव विधानसभा के जो है 3 ग्रामों में जहां पर जाएंगे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, शासन की योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है, इस पर जो है बात करेंगे। और इसी के साथ जो है लोगों की मांगों के अनुरूप वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणाएं वहां पर जरूर करेंगे। जिस तरह से हर एक विधानसभा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणाएं करते आ रहे हैं। देर शाम को जो है सम्मान अधिकार रैली सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित किया गया है डोंगरगांव में, जहाँ पर वे शामिल होंगे और इसके बाद जो है देर शाम को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और उस पर जो हम वहाँ पर उनके हिसाब से चर्चा भी करेंगे। इस बात में दूसरी बड़ी खबर की करें ऐसे तो प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी हो चुकी है। इसी के साथ जैसे कल महिला मोर्चा भाजपा महिला मोर्चा से जो है बिलासपुर में एक बृहद रूप से जो है महिला हुंकार रैली निकाला गया था, जिसमें जो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई थी। उन्होंने भी मंच से जो सरकार को कोसा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से बात होते सरकार कर रही है वो उस तरह से क्रियान्वयन नहीं हो रहे हैं। शराबबंदी मुख्य बिंदु था उनका कि शराबबंदी किस तरह से की बात कही थी और नहीं कर रहे हैं। इस तरह से तमाम जो बिंदु थे उन पर मंच से केंद्रीय मंत्री की स्मृति ईरानी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कहा। तो वहीं पर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि स्मृति ईरानी किस मुंह से बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार जो है केंद्र में भी जो है महंगाई कम से लेकर बात की गई थी, लेकिन आज महंगाई जिस तरह से चरम सीमा पर है उस पर जो है बात नहीं कर रही है। जिस तरह से जब विपक्ष में थे तो उन्होंने जिस तरह सिलेंडर को लेकर जैसे माला पहनकर प्रदर्शन किए थे, इस पर जो है महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन उस तरह से कुछ पहल नहीं किया जा रहा है। इस पर जो कांग्रेस ने भी स्मृति ईरानी के जवाब में उनको कहा है। जी ऐसे तो लगातार जिस तरह आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में भी, इसे लेकर तैयारी जोरों शोरों से है। भाजपा भी लगातार हर एक विधानसभा में जा रहे हैं अपने। चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे आपका मुंबई का रुख कर लेते हैं। वहां से घनश्याम पालीवाल लाइव जुड़े हुए हैं। घनश्याम, आज की क्या तमाम बड़ी जानकारी रहने वाली है मुंबई से? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज भंडारा जिले के दौरे पर है, जहां पर 200 कोटी रुपए के विकास कामों का वे भूमि पूजन करेंगे।
वहीं अपने पक्ष कार्यालय का भी वह शुभारंभ कर सकते हैं। लेकिन इस दौरे के दरमियान धान उत्पादक किसान एकनाथ शिंदे को काले झंडे दिखाकर उनके दौरे का विरोध कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि धान उत्पादक किसान के अभी तक धान केंद्र की खरीदी की शुरुआत नहीं हुई, जिसके चलते किसान यह विरोध कर सकते हैं। वहीं दूसरी अगर बड़ी खबर की बात करेंगे तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे पर डीआरआई को एक बड़ी सफलता मिली, जब डीआरआई की कार्रवाई में 4.8 केजी हेरोइन जब्त की गई, जिसकी भारतीय बाजार पेट में 35 करोड़ रुपए के लगभग मूल्य बताया जाता है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा में कोल्हापुर से करीब 10,000 पक्ष के कार्यकर्ता पदाधिकारी भगवा पेटा पहनकर सम्मिलित होने की सूचना प्राप्त हो रही है। वहीं अगर एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की बात करें तो इन्हें हर हर महादेव फिल्म का विरोध करना काफी महंगा घिरा, जिसके चलते इस प्रक्षेपक दौरान जहां पर जब कार्यकर्ता तथा कुछ लोग सिनेमा देख रहे थे, उस समय जितेंद्र आव्हाड तथा उनके कार्यकर्ताओं ने किसी नागरिक तथा महिला को मारपीट की थी, जिसके चलते अपराध दर्ज किया गया। मामला दर्ज करने के बाद में कल जितेंद्र आव्हाड इन्हें पुलिस हिरासत में ली गई, जिसके पश्चात यहां पर बड़ी मात्रा में पुलिस थाना परिसर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तथा वहीं रात में सोने का भी प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस को हल्का जो लाठीचार्ज है उसका भी बल का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं जितेंद्र आव्हाड के इस गिरफ्तारी के खिलाफ अब सुप्रिया सुळे, जयंत पाटिल ऐसे तमाम एनसीपी के नेता अब सामने अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं अगर शिवसेना नेता तथा सांसद गजानन कीर्तिकर यह शिंदे गुट में शामिल हो गए। कहा जाता है कि 1990 से यह शिवसेना घनश्याम, में आप बने रहिए हमारे साथ। अजहर हुसैन का रुख कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़े हुए हैं। अजहर, क्या तमाम बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से? जी आयशी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां जो है बड़े जोरों शोरों से चल रही है। इस तरीके से कल की अगर हम बात करें, कल जो है जनूबी कश्मीर शुपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई। वो इस तरीके से कि जिला शुपियान का कापरेन इलाका, जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिल के वहां पे सर्च अभियान चलाया और सर्च अभियान के दौरान जो ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मुश्तबा मुकाम पे पहुंचे तो वहां पे मिलिटेंट उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की। जी, तो चलिए इस अजहर, तरीके से आपको ये रोकना सर्च चाहेंगे, ऑपरेशन रुक जो है करेंगे आपका।